हाँ, इसीलिए हम लोग थोड़ा 5 मिनट पहले बोलते हैं ताकि गैदरिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि लोग जुड़ते जाएंगे और 7 बजे से हम लोग शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम जो है। जी 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 जी। हाँ हाँ। और मैं देख पा रहा हूँ अविनाश मिश्रा, मेघा भी जुड़ गए हैं हम लोग के साथ। हम्म। हर देश अपने समाज को शासित करने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रणालियों का चयन करता है। उन्हीं प्रकार की प्रणालियों में एक प्रणाली है संघवाद। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी भारतवर्ष ने अपने समाज को शासित करने के लिए एक संघवादी ढांचा चुना है, उसको निर्मित किया है। और इसी विषय पे आज अब्दुल कैस, जो कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक हैं, वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और यह विषय और भी समीचीन हो जाता है एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसमें इतनी सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, इतनी भौगोलिक विषमताएं हैं। तो इन सारे विषय वस्तुओं पे कि किस प्रकार से भारतीय परंपरा में यह जो संघवाद है संविधान में किस तरीके से धीरे धीरे विकसित होता है, किन किन चरणों में, किन किन काल विधियों में यह किस प्रकृति का, किस प्रवृत्ति का होता है, और वर्तमान में वह किस दिशा की ओर अग्रसर है, इन तमाम प्रश्नों का जो उत्तर है वे हम प्राप्त करेंगे आज डॉक्टर अब्दुल कैस से। जैसा कि हमने एक परंपरा विकसित की है कि जो पहला भाग है इस लेक्चर का 40 मिनट 45 मिनट जो भी हो, उसमें हम विचार को सुनते हैं और उसके बाद फिर यह जो संगोष्ठी है उसे ओपन किया जाता है, जिसमें कमेंट्स, प्रश्न और फिर चीजें आगे बढ़ते जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अब्दुल कैस का, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा को ग्रहण किए। इन्होंने डॉक्टरल डिग्री भी वहीं से ली और भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है इसमें इनकी काफ़ी रुचि है और ये विशेषज्ञ भी हैं एक तरीके से उस विषय वस्तु के। तो अब डॉक्टर अब्दुल कैस जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश सर। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम एक ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में हैं जहां भौतिक रूप से उपस्थित होकर कोई चीज बताना बहुत ही कठिन है। अ, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक हम महाविद्यालय में जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या कम है, फिर भी हम रेगुलर क्लास लेते थे बच्चों की। लेकिन अभी कोरोना के बढ़ने की वजह से सारी चीजें बंद हो गई। तो अब हमारे पास एकमात्र प्लेटफॉर्म बचता है ऑनलाइन पैटर्न का, जो पूरी दुनिया में तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इधर के क्षेत्रों में अभी शुरू हुआ पिछले साल से। और चूंकि ऑनलाइन मुद्दे पर हम लोग एक छोटी जगह से आते हैं, तो ऑनलाइन पैटर्न पर आगे बढ़ना हमेशा से चुनौतीपूर्ण लगता था कि आखिर ऑनलाइन हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब मेरे गाइड प्रोफेसर आर आर झा ने बताया कि नहीं, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इससे आप चीज़ों को आसानी से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे के व्याख्यान या दूसरे की ज्ञानवर्धक बातें आप सुन सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें हम सभी लोग जुड़े हैं, तो निसंदेह ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और इसको हम लोग लेक्चर दर लेक्चर आगे बढ़ाते रहेंगे। आने वाले कड़ी में आपको और भी अच्छे वक्ता मिलेंगे जो विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखेंगे। तो ये एक सार्थक कदम है और सबके सहयोग से ही इसको आगे बढ़ाना है। तो विलंब न करते हुए, चूंकि 7 बज गए हैं, सीधे मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक डिस्कशन टाइम सेट करेंगे कि मतलब हम लोग जो भी सवाल आपके हैं हमारे व्याख्यान से संबंधित, उस पर आप लोग अपने सवाल रख सकते हैं और एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि सभी सवालों के जवाब आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो देखिए, बात आज हो रही है भारतीय संघवाद। तो संघवाद एक ऐसी प्रणाली है आज के समय में जो लगभग दुनिया के विभिन्न देश अपने लिए अपना रहे हैं, क्योंकि शासन के लिए कोई ना कोई वैधानिक ढांचे की आवश्यकता होती है।
और संघवाद एक ऐसा ढांचा है जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से और प्रत्येक देश की आंतरिक परिस्थितियों के हिसाब से, इन दोनों ही दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सफलता देने वाला है। तो सबसे पहले हम डिफाइन ये करते हैं कि संघवाद होता क्या है। तो अगर 2 लाइन में हमको बताना हो तो हम कहेंगे कि संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्वशासन के साथ साथ शासन का बंटवारा होता है और राष्ट्र के हितों को राज्य के हितों के साथ समायोजित करने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब है, थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई इसको करता हूँ, कि स्वशासन के साथ साथ सपोज करिए कि सरकार के 2 स्वरूप है, एक तरफ संघीय सरकार है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं। तो एक तरफ संघ सरकार एक परिधि में तो शासन संचालन करती ही है, साथ ही साथ राज्यों के शासन को भी वो लेके चलती, और एक तरफ राष्ट्र के हित होते हैं, दूसरी तरफ राज्यों के भी हित होते हैं, और इन दोनों ही स्तर के हितों का बड़े स्तर पर एक समायोजन देखने को मिलता है। ऐसी परिभाषा आर.एल. वॉट्स और डेनियल जे एलाजार दोनों ही विचारक ऐसा मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संघवाद के कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर किसी देश में प्रचलित शासन प्रणाली को हम चेकआउट कर सकते हैं कि ये संघवाद के कितना नजदीक है, या अगर संघ के नजदीक है तो इसमें और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं है। तो एक एक करके संघवाद के लक्षणों के ऊपर मैं बात करूंगा और उसको विश्लेषित भी करता चलूं। तो इसमें पहला जो लक्षण है संघवाद का, वो है सरकार का दोहरा स्वरूप। इसमें यह होता है कि एक स्तर पर संघ सरकार या केंद्र सरकार होती है और दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, और अपने लिए निर्धारित क्षेत्र में ये दोनों ही सुचारू ढंग से काम करती रहती है। लेकिन जहां दुनिया के अन्य संघवादी देशों में हम 2 स्तर देखते हैं, वहीं हमारे भारत में एक तीसरा स्तर या थर्ड टियर भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पंचायती राज सिस्टम या स्थानीय स्वशासन के रूप में जानते हैं। दूसरा इसका है लक्षण संघवाद का, लिखित एवं कठोर संविधान। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले लिखित संविधान की परंपरा आरंभ हुई फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसी का अनुकरण करते हुए दुनिया के विभिन्न देशों ने अपने यहाँ लिखित संविधान का प्रावधान किया। थोड़ा मैं लिखित और अलिखित के बारे में भी बात कर लूं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट भी हमारे होंगे। तो देखिए, लिखित संविधान वो संविधान होता है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित संगठन के द्वारा लिखा जाता है, उसकी तिथि निश्चित होती है। और अलिखित संविधान वो संविधान होता है जो निश्चित तिथि पर न लिख करके एक विकास का परिणाम होता है। ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान में कोई भी चीज लिखित नहीं हो, उसमें भी चीजें लिखित होती हैं, लेकिन वो संविधान एक लंबी परंपराओं का, प्रथाओं का और न्यायिक निर्णयों का संग्रह होता है जो लंबे समय तक किसी देश विशेष में प्रचलित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम इंग्लैंड को ले सकते हैं, वहाँ लिखित संविधान का प्रावधान नहीं है, यद्यपि कि वहाँ एक लंबी परंपरा रही है और उन प्रथाओं, परंपराओं तथा न्यायिक निर्णयों ने आज एक कानून संग्रह या किताब का रूप ले लिया है। वहीं अगर हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ अपने भारत के संविधान को भी ले सकते हैं, जहां एक संगठित संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के कठोर परिश्रम के उपरांत एक लंबे उपरांत भारतीय संविधान को एक स्वरूप प्रदान किया। तो दूसरा महत्वपूर्ण विभाजन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अलिखित। तमाम क्षेत्राधिकार शक्तियां संघ के पास कौन से विषय होंगे, राज्य के पास क्या विषय होंगे, इसका स्पष्ट निर्णय संविधान के द्वारा हो चुका है। संविधान ने इन दोनों के मध्य एक परिधि बना दी है जिसमें उनके विषय होते हैं, जिस पर उनके ज्यूरिसडिक्शन पावर एक्सटेंडेड है उसमें। लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें संघ सरकार का वर्चस्व राज्यों के ऊपर होता है। जैसे हमारे यहाँ 3 सूची का प्रावधान, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब हम शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं
तो हमारे यहाँ तीन स्तर देखने को मिलते हैं, एक संघ स्तर, एक राज्य स्तर और एक समवर्ती स्तर मिलता है। और इन तीनों ही स्तर या सूचियों में विभिन्न विषयों को रखा गया। जहाँ संघ सूची में हम देखते हैं कि ऐसे विषयों का स्थान दिया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो संघ सूची में है, यूनियन लिस्ट में। और इस पर विधि बनाने का अंतिम अधिकार संघ सरकार। वहीं दूसरी तरफ राज्य सूची है, जिसमें प्रादेशिक स्तर या स्थानीय स्तर के मुद्दे रखे या विषय रखे गए हैं, जिस पर विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति राज्य सरकारों के पास है। वहीं एक तीसरी सूची है जिसको कंकरेंट लिस्ट हम कहते हैं, संवर्धी सूची, जिसका विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस पर दोनों के ज्यूरिसडिक्शन लाइज करते हैं, कहीं कहीं ओवरलैपिंग भी देखने को मिलती है। तो इसमें नियम ये है कि अगर किसी विषय पर दोनों ही यानी राज्य सरकार और संघ सरकार कानून बनाते हैं तो उस परिस्थिति में अगर गतिरोध उत्पन्न हो तो संघ द्वारा निर्मित विधि मान्य होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं होते, जिनको हम लोग रेजिडुअल सब्जेक्ट बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय भी कह सकते हैं। तो इस पर विधि बनाने की शक्ति अंतिम रूप से संसद या संघ सरकार के पास होती है। तो ये आपका तीसरा लक्षण था संघवाद का। और चौथा जो लक्षण है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान इसलिए किया गया कि अगर किसी मुद्दे पर संघ और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष या किसी प्रकार की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी परिस्थिति में स्वतंत्र न्यायपालिका एक निष्पक्ष निर्णय के माध्यम से इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। तो ये चार महत्वपूर्ण जो लक्षण है संघवाद का उसको मैंने बताया, और इसके आधार पर हम दुनिया में प्रचलित संघीय व्यवस्था का या संघीय देशों का विश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ एक बात बताना ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि देखिए, संघवाद का कोई बिल्कुल आइडियल मॉडल नहीं, ना आइडियल इसकी कोई परिभाषा। प्रत्येक देश, दुनिया में जितने भी देश हैं जिन्होंने संघीय व्यवस्था को अंगीकार किया है तो उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार संघीय व्यवस्था को अंगीकार किया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो बिल्कुल प्योरेस्ट नहीं, प्योर या आइडियल फेडरल मॉडल नहीं। तो इस पर मेरा विचार ये है कि किसी देश के लिए आइडियल फेडरल मॉडल वही होगा जो उसकी परिस्थितियों के लिए वेल सूटेड। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जितने स्तर की विविधता, जितने स्तर के सांस्कृतिक विभिन्नता या जितने तरह की पहचान का अस्तित्व हमारे देश, उतने स्तर की विविधता, प्लूरलिस्टिक डाइवर्सिटी, इस तरह की चीजें अन्य देशों में नहीं। वहाँ एक रूपता का भाव पाया जाता है, वहाँ कल्चरल सिमिलरिटी है। तो इसकी वजह से वहाँ जो फेडरल का मॉडल है वो सिंपल है, बहुत सिंपल। और ये फेडरल देश लंबे समय तक इस मॉडल को लेके एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में चीजें बिल्कुल विपरीत। हमारे यहाँ फेडरल मॉडल अपने देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया और इस उम्मीद के साथ अपनाया गया कि बढ़ते समय में यह संघवादी जो प्रारूप है ये भी विकसित होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बाकी देशों के लाइन में खड़ा होंगे जहां हमारे यहाँ विविधता, सांस्कृतिक विभिन्नता और बाकी जो चीजें हैं, जो बाकी पहचान है, वो संघवाद के मार्ग में बाधक न होकर उसको मजबूती प्रदान करने वाली है। तो ये इस चीज को मान के हम लोगों ने अपनाया। जैसे लोग बताते हैं कि भाई कनाडा का मॉडल अच्छा है या अमेरिकन मॉडल अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड ने जो मॉडल संघवाद का अपनाया है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था एक समरूपी सामाजिक व्यवस्था है। वहाँ जो सांस्कृतिक तंतु हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। समाज का जो विकास हुआ है एक रेखीय हुआ है। वहाँ विभिन्न प्रकार की पहचान जो है इतनी रिजिड नहीं है जितने कि हमारे देश में। और ठीक अगर यही पैरामीटर्स हम अपने भारत पर लागू करते हैं और भारत की सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं तो चीजें बिल्कुल विपरीत दिखेंगी। हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण का विवाद हमारे यहाँ है,
क्षेत्रीय विभिन्नता है, भाषाओं की विभिन्नता है, विभिन्न धर्म और जातियों के लोग एक ही भौगोलिक धरातल पर निवास करते हैं। अलग अलग पहचान आपको देखने को मिलेगी, सांस्कृतिक पहचान की एक लंबी श्रेणी हमारे पास है। तो इतने कॉम्प्लेक्सिटी या डाइवर्सिटी के बाद भी अगर भारत की संघीय व्यवस्था अब तक टिकी हुई है, सफलतापूर्वक काम कर रही है और निरंतर विकसित हो रही है, तो मेरा अपना मानना है कि हमारा जो मॉडल है संघवाद का वो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट है। यद्यपि कि कुछ विद्वान जैसे आरोप लगाते हैं, जैसे एलेक्जेंड्रोविच हो गए, पॉल एच एपलबी हो गए, या आपके केसीवियर हो गए, ये सभी लोग संविधान के विद्वान हैं और काफ़ी इनका काम है इस दिशा में। तो वो मानते हैं कि भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था, संघीय नहीं, या एलेक्जेंड्रोविच मानते हैं कि ये घनीभूत संघीय व्यवस्था है जिसमें एकात्मकता के लक्षण है। पॉल एच एपलबी मानते हैं कि केंद्रीय लक्षणों वाला संघवाद। तो इनकी बात को हम नेग्लेक्ट नहीं करते भाई, ठीक है, इन्होंने अगर भारत के संघीय व्यवस्था पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं तो इनके अपने आधार हैं और उन आधारों के साथ ही हमारी संघीय व्यवस्था चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ जो संघवाद का मॉडल लिया गया है उसमें एकात्मक शासन प्रणाली के भी लक्षण मिलते हैं। हमारे यहाँ ये संघीय व्यवस्था एकीकृत कम घनीभूत ज्यादा है, ये भी बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अर्ध संघीय व्यवस्था है, अर्ध संघीय व्यवस्था है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो थोड़ा देखते हैं कि आखिर आधार इनका क्या है। जैसे केसी वेयर ने अगर क्वासी फेडरल कहा है तो किस आधार पर कहा? तो केसी वेयर का सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि इंडिया में टेरिटोरियल गारंटी नहीं है, कि भाई राज्य के जो क्षेत्र हैं उनको लेकर कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 2 और 3 जब हम देखते हैं तो संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकती, और इस परिवर्तन के लिए उसको संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है, बल्कि साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती और एक प्रस्ताव भेजेगी, और राज्य सरकार को ये पावर नहीं है कि उसके इस प्रस्ताव को ओवरराइड कर पाए। और जबकि संसद को ये पावर है कि वो साधारण बहुमत से या सिंपल मेजोरिटी से किसी राज्य की सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और ऐसा हम लोगों ने विभिन्न कालखंडों में देखा। जैसे वर्ष 2000 हम याद कर सकते हैं जिसमें 3 राज्यों का गठन किया गया था। यद्यपि कि उनके आंतरिक मांगे क्या रही है विमर्श का मुद्दा है। उत्तराखंड, झारखंड और एक स्टेट और बना उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य गठित हुए। यद्यपि कि इन तीनों ही राज्यों के आंतरिक गतिरोध थे, आंदोलन का एक लंबा दौर चला जिसके बाद इनका गठन हुआ था। लेकिन मेरे बताने का मूल उद्देश्य ये था कि भाई संसद जो है साधारण बहुमत से किसी राज्य की क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो चूंकि टेरिटोरियल गारंटी इंडिया में स्टेट के पास नहीं है, इसीलिए केसी वेयर जैसे विद्वान ने इसको क्वासी फेडरल कहा। अब देखना यह होगा कि आखिर भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें विविधता कैसे है। कि हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति कैसे है। प्राचीन काल में भारत बहुत संपन्न हुआ करता था। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ये कृषि के लिए या बाकी व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल था। जैसे आप पेनिनसुलर रीजन देख सकते हैं, मध्य और उत्तर में प्लेन रीजन देख सकते हैं। तो इसने न केवल बड़े स्तर पर बाहर के व्यापारियों को अपने यहाँ आकर्षित किया, बल्कि विभिन्न आक्रमणकारी वर्गों को भी इसने आमंत्रित किया। विभिन्न विद्वान, चूंकि शिक्षा की राजधानी भी हुआ करता था हमारा भारत, तो ऐसे परिस्थिति में विभिन्न देशों के विद्वान भी शास्त्रार्थ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। तो इस आने जाने की प्रक्रिया में ये होता था कि एक एक देश की संस्कृति दूसरे देश तक पहुंचती थी, और ये संस्कृतियां जब एक स्थान ग्रहण करती थी तो धीरे 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 घनीभूत होकर एक अलग पहचान का रूप धारण कर लेती थी, और यह पहचान धीरे धीरे कंक्रीट होती हुई विकसित होती थी। तो जहां एक स्थल खंड में एक रूपता थी, वहीं धीरे धीरे अलग अलग पहचान का आगमन हुआ
और न केवल आगमन हुआ बल्कि ये पहचान ने एक एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया, जिसको न तो आप दबा सकते हैं न मर्ज कर सकते हैं। रास्ता यही होता था कि इस पहचान को इसकी उसी रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाए। तो इस तरह के पहचान जब विकसित हुई, इस तरह के विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा, तो समाज की जो संरचना थी धीरे धीरे जटिल होने लगी। तो जटिल होने लगी, तो ऐसे समय में जब भारत आजाद हुआ तब ये चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी। तो उस समय एक ऐसी शासन व्यवस्था की जरूरत थी, आवश्यकता थी, जो इन सभी प्रकार की विभिन्नताओं को एक रूपता प्रदान करे या एक ऐसा ढांचा दे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप दे, जिसके माध्यम से बिना किसी टेंशन के एक कोऑपरेटिव वे में ये सारी संस्कृतियां, सारी पहचान, सारी विभिन्नताएं अपने अपने रूप में विकसित हो सके बिना किसी संघर्ष के। और शायद इसीलिए भारत के जो संविधान निर्माता है, उन्होंने लंबे विचार विमर्श के उपरांत एक संघवादी ढांचे को अंगीकार किया, जो अभी भी भारत को लेके आगे जा रहा है। तो ये एक छोटा सा विवरण मेरा रहा। और इस पर अगर कोई किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग, रीथिंकिंग इंडियन फेडरलिज्म। ये एक एडिटेड किताब है, रशीदुद्दीन खान ने इसको किया है। ये बहुत ही अच्छी किताब है और संघवाद के विभिन्न आयामों के ऊपर एक व्यापक प्रकाश डालती है। इस पुस्तक के माध्यम से आप संघवाद के जो विभिन्न रूप है, कैसे पहचान की जटिलता ने संघवाद को आमंत्रित किया, या इस तरह के सारे प्रश्नों का उत्तर उस पुस्तक में आपको जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि भारत में संघवाद का विकास कैसे है। लेकिन विकास करने से पहले या विकास के ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़ा अमेरिका और इंडिया का एक कंपेयर हम कर लेते हैं कि आखिर दोनों जगह संघवाद कैसे बना। क्योंकि अक्सर हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो संघवाद पे कोई विचार विमर्श होता था तो ये सवाल जरूर कोई ना कोई पूछता था कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल मॉडल क्या है। तो देखिए, अमेरिका जो पहले एक उपनिवेश था और अमेरिका में भी स्वतंत्रता की लड़ाई लंबे समय तक लड़ी गई, और जब अमेरिका आजाद हुआ तो वहां जब संविधान निर्मित हुआ तो वहां जो संघीय व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसमें राज्यों ने संघ का निर्माण किया। पहले प्राइमरी लाइनअप में स्टेट थे और उन्होंने आपस में मिलकर समझौते के द्वारा एक केंद्र या संघ का निर्माण किया, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल मॉडल कह सकते हैं हम लोग। इसके विपरीत भारत में संघ पहले अस्तित्व में आया और परिधि में राज्यों को स्थान दिया गया। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मॉडल बोलते हैं कि पहले संघ बना, उसके बाद परिधि में राज्यों को स्थान दिया गया। जब आप राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे 1956 वाली, तो उसमें बताया गया है कि राज्यों को कैसे ABCD कैटेगरी में रखा गया और फिर धीरे धीरे इनको विभिन्न अधिकार और इस तरह की चीजें दी गई। तो मैंने एक टेंटेटिवली बता दिया आपको कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल मॉडल क्या है, तो इसमें आप लोग कहीं कंफ्यूजन मत करिएगा। अब जैसे देखते हैं कि रशीदुद्दीन खान का एक कोटेशन बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा रिपीट कर लूं तो फिर मैं चलूंगा कि आखिर भारत में कैसे कैसे विकसित हुआ है संघवाद। जैसे रशीदुद्दीन खान ये कहते हैं कि संघवाद उन सिद्धांतों से युक्त है जिसके आधार पर एक विषमांगी यानी हेट्रोजीनस समाज को एकरूपता के प्रतिदर्श पर संगठित किया जा सकता है, और ये संगठित तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ ये दो प्रक्रियाओं को भी पूरा करता है, जिसमें एक प्रक्रिया है राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया और दूसरी है विविधताओं का समायोजन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के आधार पर संघवाद आगे बढ़ता है, राजनीतिक एकीकरण और विविधताओं का समायोजन। अब हम देखते हैं कि देखिए, चूंकि संघवाद पे बहुत ढेर सारे आयाम, तो एक व्याख्यान में पूरे संघवाद को समेटना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि कि बाद में भी हम एक दो लेक्चर कर सकते हैं, तो जितना आज हो सकता है इन 40-45 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि उसके मुख्य पहलू आप तक पहुंचे। तो देखिए, भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ, तो इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज ये है कि स्वतंत्रता के बाद से लेके 1960 तक का हम समय लेते हैं पहले स्तर में, जहां हम देखते हैं कि जो कांग्रेस की लीगेसी है, स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत उसके साथ है कांग्रेस के साथ, वही देश की शासन सत्ता पर जमी हुई। एक तरफ नेहरू का चमत्कारिक
तो है, और साथ ही साथ राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार है। जैसे हम बताते हैं कि एक अम्ब्रेला संगठन है, इसमें विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के लोग एक ही छतरी के नीचे, या एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसको, रेनबो कोलिजन, कि विभिन्न रंगों के जैसे कि मेल से एक रेनबो बनता है, हम देखते हैं उसी प्रकार से विभिन्न वैचारिकी, विभिन्न सिद्धांत को मानने वाले लोग कांग्रेस की विचारधारा के नीचे ही एकत्रित हुए। तो उस समय का जो संघ का मॉडल था, फेडरल मॉडल था, वो पावर शिफ्ट में यूनियन ओरिएंटेड था। जो भी चीजें होती थी वो यूनियन से ही होके स्टेट तक जाती थी, और स्टेट की स्थिति संघीय ढांचे में कमजोर थी। कमजोर न करके हम कह सकते हैं कि निर्भरता की स्थिति वाली थी। डिपेंडेंसी मॉडल इसको कहते हैं नेहरू फेज में, कि एक छोटी सी छोटी आवश्यकता होती थी तो भी राज्यों को संघ से परमिशन लेना होता था या संघ के संरक्षण में जाना होता था। तो कहा जाता था कि भाई जितने भी राज्य हैं वो अपना ज्यादातर टाइम दिल्ली पर फोकस करते हैं कि कहीं उधर से कोई समस्या क्रिएट ना हो जाए उनके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में संघवाद का जो मॉडल था वो बढ़ रहा था, लेकिन उसमें एक पक्ष जो था उसमें शिथिलता थी, वो थे हमारे राज्य। जैसा मैंने पहले डेफिनेशन में आपको बताया कि इसमें सेल्फ रूल के साथ साथ शेयर्ड रूल भी होता है। तो स्वशासन जो संघीय स्तर पर चल रहा था वो तो ठीक था, लेकिन शासन का जिस रूप में बंटवारा होना चाहिए राज्य के स्तर पर वो चीज कम थी या देखने को नहीं मिलती है। और राज्यों की स्थिति संघीय ढांचे में डिपेंडेंसी या निर्भरता की स्थिति थी। एक छोटा से छोटे उद्देश्य के लिए भी राज्यों को संघ से परमिशन लेनी होती थी। बिना केंद्र की सहमति से कोई भी राज्य कुछ नया या कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकता। यद्यपि कि नेहरू का लोकतंत्र में या फेडरलिज्म में गहरा विश्वास था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी एक किताब भी है लेटर्स टू नेशन करके, तो उसमें नेहरू प्रत्येक महीने की 7-8 तारीख तक प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा करते थे। उसमें उनके उद्देश्य थे, उनके क्या क्या भारत के आगामी मूल्य होने चाहिए, इसके ऊपर वो विचार रखते थे। और साथ ही साथ राज्यों की स्थिति क्या है इसके लिए प्रेरित करते थे कि मुख्यमंत्री बदले में उनको भी चिट्ठी लिखे कि उनका राज्य कैसे चल रहा है, राज्य की समस्याएं क्या क्या हैं, और राज्य को आने वाले समय में और कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्रियों के विजन को भी वो चेक करते थे। तो ये एक अच्छी प्रणाली थी जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो ये इनका पहला स्तर था। दूसरे फेज में हम देखते हैं, मुख्य रूप से इंदिरा गांधी का टाइम देखते हैं कि एक टेंशन का टाइम आता है, इमरजेंसी पीरियड भी हमको याद होगा। और कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के संगठन के अंदर एक प्रणाली थी कि उसमें भी एक व्यापक विचार विमर्श की परंपरा थी। एकोमोडेशन होता था, डायलॉग डिस्कशन होता था। लेकिन जैसे ही 1969 में कांग्रेस में एक फूट पड़ी, स्प्लिट हुआ, तो इंदिरा गांधी ने अपने आप को एक बिल्कुल वन मैन आर्मी या कहिए पावरफुल लीडरशिप के रूप में स्थापित किया। और जैसे ही ये प्रक्रिया हुई तो जो कांग्रेस के संगठन के आंतरिक ये संवाद की प्रणाली थी इसका विलोपन हो। और विलोपन होने के बाद इलेक्शन में जब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो एक एक नया रिलेशन डेवलप होने लगा सेंटर और यूनियन और स्टेट्स के बीच में, और बिल्कुल नई स्थिति जहां हम नेहरू काल में देखते हैं कि संघ और राज्य बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर एक दिशा में बढ़ रहे थे, वही इंदिरा गांधी के समय में स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी और संघ की ये मंशा होती थी कि किसी न किसी माध्यम से इन सरकारों को टेंशन क्रिएट करते रहना। संघीय ढांचे में उनको स्थान देने की बजाय, उनको प्रमोट करने की बजाय एक सेंट्रल लीडरशिप का एक बिहेवियर हो गया था कि वो एक इनको टर्मोइल कंडीशन में ही रखना। कोई भी इनके तरफ से प्रपोजल जाता था तो फाइलों में ही दब के रह जाता था, उसके ऊपर सडन एक्शन नहीं लिया जाता था। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो भी सेंटर डिसीजन लेने में बहुत देरी करते थे। वहीं जो उनके अपने पार्टी के द्वारा संचालित राज्य थे या जिनमें उनके मुख्यमंत्री काम कर रहे थे वहां से संबंधित कोई परियोजना या कोई प्रस्ताव या कोई क्रिटिकल कंडीशन से संबंधित कोई भी इस तरह की फाइल आती थी
तो उसको त्वरित गति से बिल्कुल उसका निपटारा किया जाता था। और ग्रांट के मुद्दे पर भी जो गैर कांग्रेसी राज्य थे उनके साथ दोहरा व्यवहार होता था, और जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाले राज्य थे वहां ग्रांट एड बिल्कुल समय से पहुंचे थे। तो एक बिल्कुल संघीय ढांचे में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई जिसको एक नए दृष्टिकोण से देखना था। तीसरी स्थिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 1980 के बाद आती है, जिसको तीसरा चरण हम बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो उसने राज्यों को एक अपॉर्चुनिटी दिया कि कैसे संघीय ढांचे में राज्य अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। उस समय हम देखते हैं कि हर राज्य कोशिश करता है कि अपने यहाँ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए ताकि उसका विकास हो। तो पहले हम देखते हैं कि जहां पावर का शिफ्ट यूनियन से स्टेट्स की तरफ था, वहीं 1990s के बाद यह शिफ्ट बिल्कुल बदलने लगा। अब जो पावर का शिफ्ट था वो स्टेट से यूनियन की तरफ जाने लगा। कोई भी उद्योगपति आता था तो वो दिल्ली में तो जाता ही था, साथ ही साथ वो सिलिकॉन वैली जाता था, वो गुजरात जाता था, या इस तरह के राज्यों में जरूर जाता था जहां उसको संभावनाएं दिखती थी। और राज्य ये कोशिश करते थे कि अपने यहाँ इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें वो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए। तो ये स्थिति बिल्कुल नई थी, बिल्कुल ही नई थी। इसको सीपी भाम्भरी, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कहा है कि रीफेडरलाइजेशन ऑफ द स्टेट, कि ये राज्यों का एक तरह से पुनः संघीकरण है, क्योंकि राज्यों का और संघ की परिभाषा ही बिल्कुल बदल गई। अब वो राज्य निर्भरता वाले राज्य नहीं थे जो छोटे से ब्लेड के कारखाने को लगाने के लिए केंद्र की तरफ दौड़ा करते थे। आज स्थिति ये है कि भारत में विभिन्न देशों के उद्योगपति खुद उन राज्यों में जाके अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि वो कैसे यहाँ से ज्यादा एक बड़ा बिजनेस मैकेनिज्म खड़ा कर सकते हैं। तो जहां केंद्र और राज्य के बीच पूरी स्टोरी चलती थी, अब स्टोरी केंद्र और राज्य के साथ साथ स्टेट वर्सेस स्टेट पर आ गई, कि अब एक राज्य दूसरे राज्य को कॉपी कर रहा है कि भाई वो कैसे डेवलप कर गया, हम कैसे पीछे रहे। जैसे आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में एक योजना अपनाई गई थी, पीडीएस सिस्टम, जिसको भारत सरकार ने बहुत प्रोत्साहित किया और पुरस्कार भी दिया इसके संदर्भ में। और उस पीडीएस सिस्टम को बाकी के 4-5 राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होकर जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और जो लाभ का वास्तविक हकदार है उस व्यक्ति तक सीधे सीधे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी प्रशंसा हुई छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के इस पीडीएस मॉडल को कई राज्यों ने अपने यहाँ स्थान भी दिया। तो हमने 3 स्तर पर चर्चा किया। एक नेहरू युग की बात हमने करी, जहाँ संघ और राज्य दोनों एक दूसरे के साथ चल तो रहे थे बिना किसी विरोधाभास के, लेकिन उस स्ट्रक्चर में राज्यों की स्थिति संघ की तुलना में कमजोर थी। दूसरी स्थिति हमने इंदिरा जी के टाइम में बात किया, जिसमें कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी और एक टेंशन का वातावरण था, जहां संघ और राज्यों के बीच में कई मुद्दों पर विरोधाभास भी चल रहे थे। तीसरी स्थिति या तीसरे स्टेज के रूप में हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के युग में संघीय ढांचे में राज्यों का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो बिल्कुल एक नई स्थिति थी, और इसको नए दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों ने देखा। और आज भी हम उसी पैटर्न पर बढ़ रहे हैं। आज देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट जो है अपने यहाँ साल भर में कई इवेंट आयोजित करते हैं। जैसे अभी कोरोना से पहले योगी जी ने किया था, उसके पहले अखिलेश यादव जी ने किया था, या आप देखते हैं कि गुजरात में समिट होते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि कैसे हम बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेमो पर साइन करवा पाए, या इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ खींच के ले आए, जो न केवल रोजगार का सृजन करेगा बल्कि मूलभूत ढांचों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इस तरह की एक प्रक्रिया भारत में चल रही है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस संघीय ढांचे में, देखिए बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अभी मैंने आपको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सारा कुछ स्कीप करते हुए यहाँ तक मैं लिया, लगभग आधे घंटे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो अगर नीडफुल होगा तो 1-2 लेक्चर और हम कर सकते हैं।
तो अभी हम चलते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म में इश्यूज क्या क्या है या चुनौतियां क्या है, किन किन मुद्दों पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि हमारा संघीय ढांचा और अच्छे से विकसित हो और राज्यों को ज्यादा से ज्यादा इसमें मौका मिले। तो पहला देखिए, एक जो मेन इशू है, इसको पीआर दुभाषी एक विद्वान है जिन्होंने मतलब लाइन अप किया है इस चीज को, तो उसमें लिखा है कि जो नेशनल लॉयल्टी है वो इरोड हो रही। नेशनल लॉयल्टी कैसे इरोड हो रही है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। कि आप देख रहे हैं कि जो जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो संघ स्तर की हो या राज्य स्तर की हो या लोकल स्तर की हो, उसमें कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ज्यादा है। तो जब कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ज्यादा है और इसके आधार पर राज्य स्तर पर राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो एकता का भाव था, जो स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के जस्ट बाद जो एकरूपता स्थापित हुई थी, उससे प्रतिकूल स्थिति में चले जाते हैं। अब जो है नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया होती है वो दूषित हो जाती है। अब जब हर जगह पूरे भारत में हम कास्ट को, रिलीजन को या इस तरह की चीजों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जो जो नेशनल लॉयल्टी होती है उसका कहीं ना कहीं इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो स्पिरिट होती है इंटीग्रिटी की या एक साथ पूरे चलने की, उस स्पिरिट का ह्रास होता है। तो पीआर दुभाषी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इन चीजों को टैकल करने की जरूरत है और जनहित के मुद्दों को सामने लाने की जरूरत है। आज आप सभी लोग मैच्योर हैं, सभी लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स से किसी न किसी रूप में आप जुड़े हुए हैं। आप चुनावी मुद्दे एक बार उठा के देखिए, आपको जन सामान्य के मुद्दे बहुत कम मिलेंगे और वही मुद्दे मिलेंगे जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनका कोई मीन्स नहीं, कोई मतलब नहीं है। और बात तो उनकी करेंगे लेकिन वैचारिकी और सिद्धांत में बिल्कुल ये खाली है। तो एक टेंशन पॉइंट ये है। दूसरा क्या है कि जैसे कुछ संवैधानिक व्यवस्था में विसंगतियां हैं, जैसे राज्यपाल का पद हम ले सकते हैं कि शुरू में कॉलोनियल टाइम में राज्यपाल के पद को रखा गया था कि जितने भी जो भी प्रांत हैं उनकी गतिविधियां क्या हैं, इसकी समय समय पर रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलती रहनी चाहिए। और उसी परंपरा को हम लोगों ने अंगीकार किया। तो ये माना जाता है कि स्टेट के पॉलिटिकल प्रोसेस में गवर्नर को इस तरह की भूमिका नहीं निभाए। लेकिन आज के समय की ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद के समय से ही, जब गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, उस समय से ही राज्यपाल का ये बिल्कुल एजेंडा है कि वो यूनियन के एक सक्रिय एजेंट के रूप में काम करेगा। यद्यपि कि इसको लेके सरकारिया कमीशन और मदन मोहन पुंछी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं कि गवर्नर को कैसे होना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए, लेकिन अभी भी ये व्यवस्था बनी हुई है। और अधिकांश मामलों में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल प्रिंसिपल के प्रति कमिटेड नहीं है, तो उस समय राज्यपाल जो है जो स्टेट पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप शुरू कर देता है। इसके अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया से लेके और बूटा सिंह से लेके राम नाईक, अखिलेश यादव, अभी ममता बनर्जी और धनखड़ साहब के बीच में चल रहा था। तो इस तरह के टर्माइल आप पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो विभिन्न कमेटियों की सिफारिश रही है कि भाई गवर्नर के पद को या तो हटा दीजिए या इस तरह का कुछ प्रावधान करिए कि गवर्नर जो है वो राज्य की सक्रिय राजनीति में किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप न कर। क्योंकि कई मामलों में गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करेंगे तो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि राज्य निर्वाचन में अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उस परिस्थिति में ये उम्मीद किया जाता है कि गवर्नर अपने विवेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे या फ्लोर टेस्ट होता है तो उस समय गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर राज्य में सरकारी मशीनरी ठीक ढंग से नहीं काम करती है तो गवर्नर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इन सब प्रावधानों के बावजूद गवर्नर हमेशा कुछ ऐसे बिंदुओं की ताक में रहता है जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट को टर्माइल में ले आ सके। तो एक बिंदु आपका ये भी है। फिर हम ये देखते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं जो राज्य सरकारों को संवैधानिक दृष्टिकोण से कमजोर करते हैं। यानी कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें राज्यों की कुछ नहीं चलती है, अभी तो केंद्र सरकार चाहे तो उस पर नियम कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 से लेकर 253 आप देख सकते हैं।
फिर 352, 356, 360 आर्टिकल आप देख सकते हैं जो बिल्कुल टर्मोइल्स हैं। इसमें स्टेट को लेके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो ये कुछ टेंशन के बिंदु हैं जिसके ऊपर सुधार होना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि संघीय व्यवस्था में राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि जब तक संघीय व्यवस्था में राज्य आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारी संघीय व्यवस्था उस रूप में विकसित नहीं होगी जिस रूप में अन्य देशों में विकसित हो रही। तो इस तरह के ये कुछ प्रावधान थे, लेकिन यहाँ एक बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, कि आखिर मजबूत केंद्र की स्थापना क्यों करनी पड़ी। भाई क्या ऐसा कारण था कि भारत में जो मॉडल संघवाद का अपनाया गया तो उसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल और स्टेट कमजोर है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि स्वतंत्रता के उपरांत जिस तरह की परिस्थितियां अस्तित्व में आई, वैसे समय में एक मजबूत केंद्र आवश्यक था। यद्यपि कि संविधान सभा में भी व्यापक विचार विमर्श हुआ कि भाई जो संघीय मॉडल हम अपनाएंगे उसमें केंद्र और राज्यों की स्थिति क्या हो। तो शुरू में जब नेहरू रिपोर्ट आई या उद्देश्य प्रस्ताव आया था, तो उसमें नेहरू ने संघीय व्यवस्था में सभी राज्य राजवाड़ों को आमंत्रित करते हुए ये कहा था कि भाई आप आइए और बिल्कुल सरकार आपको फ्री हैंड देगी, अवशिष्ट विषय आप अपने पास रखिए या जो और विषय चाहते हैं उसके ऊपर आप सारी चीजें अपना करते रहिए। केवल कुछ ऐसे विषय जो आप केवल संघ को समर्पित करते हैं उनको छोड़ के लगभग एक बड़ी स्वायत्तता का क्षेत्र आपको बदले में मिलेगा। लेकिन उसी समय संघ शक्ति समिति भी गठित हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि ये पता लगाना कि आखिर किस तरह का संघ हम अंगीकार करें और क्यों करें। तो उसने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा कि भारत की परिस्थितियों के हिसाब से एक मजबूत संघ वाला संघवादी ढांचा ज्यादा अनुकूल होगा, और कालांतर में इसी को बात को माना गया कि एक मजबूत संघ अस्तित्व में आया और संघीय ढांचे में केंद्र की स्थिति मजबूत थी। जैसे संविधान सभा में के मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने आर्गुमेंट दिया कि भाई भारत के इतिहास में हम झांकते हैं तो भारत का स्वर्णकाल उस समय था जब केंद्रीकृत सत्ता ज्यादा मजबूत थी। वो मौर्यों का उदाहरण देते हैं, वो मध्यकाल में जो मुगल शासक हैं उनका भी उदाहरण देते हैं कि उन्नति और शांति और व्यवस्था तभी ज्यादा अच्छी रही है जब संघीय शक्ति जो है ज्यादा मजबूत रही। बी आर अम्बेडकर जी का भी इसमें कमेंट है कि वो भी ये मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक मजबूत संघ परिस्थिति की मांग है। यद्यपि कि राज्यों के अधिकार को लेके वो भविष्य में चीजें छोड़ते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया संविधान सभा में उन्होंने मजबूत संघ की वकालत की थी। बात बिल्कुल सही। तो इसीलिए एक भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया, साथ ही साथ परिधि में राज्यों को स्थान दिया गया, और इस उम्मीद से व्यवस्था अंगीकार की गई कि बदलते समय में जो शक्ति का संतुलन है वो भी बदलेगा। इसी संघीय ढांचे में राज्य मजबूत होंगे, विकसित होंगे, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। तो एक बहुत ही छोटा सा मैंने एक आपको विवरण दिया संघवाद के ऊपर, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आज के व्याख्यान को यहीं फुल स्टॉप करता हूं, और एक ओपन करता हूं डिस्कशन के लिए कि आप सभी प्रतिभागियों के जो भी सवाल हैं आप एक एक करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही उत्तर उसका दूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल कैश जी। निश्चित तौर से आपने बड़े ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखी, और हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं निश्चित तौर से जैसा आपने भी कहा कि जो छूट गई हैं, लेकिन एक विषय वस्तु के रूप में मास्टर्स के बच्चों को जितना पढ़ना है मुझे जहाँ तक लगता है वो सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर द डिस्कशन, कमेंट्स एंड द क्वेश्चंस। और जिनके जो सवाल हैं वो वन बाय वन अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के सवाल आमंत्रित हैं, आप बिल्कुल पूछिए जो कुछ पूछना है। Anyone?
गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो। कैश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, गुड इवनिंग, बताया जाए मैडम। गुड इवनिंग सर। सर मेरे सवाल नहीं है सर, बस एक विचार है कि बताइए जैसा मैडम। कि इंदिरा युग में हम लोगों ने देखा कि केंद्र राज्य संबंधों में तनाव था, उसका एक मूल कारण यही रहा है कि राज्यों में और केंद्र में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार है। आज का भी दौर वही है। तो ऐसे में क्या अपेक्षित कारण हो सकता है जिससे हम संघवाद के सहयोगी संघवाद के मॉडल को बनाए रख सकें? क्या आज हमारे जो व्यक्ति संस्था का निर्माण करते हैं या संस्था से व्यक्ति चलती है, इस तरह की कुछ विचार हैं? तो ऐसे में वो क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं जिससे कि संघवादी मॉडल केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकार होने के बावजूद चले? जैसा कि आज हम दिल्ली के संदर्भ में देख रहे हैं और केंद्र में जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारा पावर दे दिया गया, ये एक तनाव का ही कारण है। यस यस। तो बस ये विचार है सर, सवाल नहीं है कि हम लोग ऐसा ठीक क्या कर सकते हैं। ठीक है मैडम, मैं इसका जवाब देता हूँ मैडम। जी 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 देखिए, मैंने अपने व्याख्यान में ये बताया मैडम जी कि देखिए कि फेडरल मॉडल तभी मैडम अच्छे से काम करेगा जब यूनियन जी स्तर का जो नेतृत्व है वो फेडरल प्रिंसिपल को लेके कितना कमिटेड है। जी अगर हम ये ठान लें मैडम कि एन के एन प्राकार्य राज्यों को टर्माइल की स्थिति में रखेंगे तो फिर हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डिसइंटीग्रेटिंग फेडरलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जी दिल्ली का केस आपने डिस्कस किया, तो दिल्ली की सरकार ऐसे भी अच्छे से काम कर रही थी, आगे भी करेगी, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से करेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। और जो ये एजेंट सिस्टम है जिसको हम लोग गवर्नर सिस्टम कहते हैं, इसके लिए एक निश्चित रूपरेखा है, चाहे वो सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट हो, चाहे हनुमंतैया आयोग की रिपोर्ट हो या मदन मोहन पुंछी आयोग की रिपोर्ट हो। इन तीनों रिपोर्ट्स ने सेंटर के एजेंट के रूप में जो गवर्नर काम कर रहे हैं उनकी एक परिधि खींचती है। अगर हम संशोधन के माध्यम से उस परिधि को हटाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक एजेंसी के रूप में गवर्नर का इस्तेमाल करेंगे मैडम, तो सीधे सीधे ये फेडरल प्रिंसिपल्स का वायलेशन होगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डिसइंटीग्रेटिंग फेडरलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम मैडम। और कोई सवाल अगर किसी की तरफ से हो तो? किसी और स्टूडेंट का कोई प्रश्न? Sir, I have a question. Can I ask? यस हाँ यस। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। सर, आपने जैसे दुभाषिया सर का जिक्र करके बताया कि जी फेडरलिज्म की वजह से जो नेशनल जो आइडेंटिटी है वो इरोड हो रही है। जी जी तो जी पीपल आर क्लिंगिंग मोर टुवर्ड्स द रीजनल एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। जी जी लेकिन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट में ये कहा गया है, व्हेन दे सर्वेड पीपल फ्रॉम 1967 टू 1999 कि जी जी लॉयल्टी टू रीजन और लॉयल्टी टू नेशन के कंपैरिजन में नेशन की लॉयल्टी जो है वो बढ़ी है और रीजन की तरफ से घटी है। तो इस विरोधाभास को सर कैसे समझेंगे? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। देखिए, मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो एक एक स्टीम डेवलप हुई जिसमें सभी लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ के देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बाद से जो फेडरल स्ट्रक्चर हमने अंगीकार किया उसके जो वैल्यूज थे वो बिल्कुल लाइनियर, एक रूपी थे। लोग जाति और धर्म के आधार पर कम देखते थे और इंसान और भारतीयता के रूप में ज्यादा देखते थे, या इंडियननेस की भावना ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेजेक्ट्री या पॉलिटिक्स आगे बढ़ती गई तो राज्यों में सत्ता को अस्थायी बनाने के लिए कुछ ऐसे वेरिएबल को खोजा जाने लगा जो बिल्कुल नए थे। कास्ट और भावनाओं का उभार क्षेत्रीयता के भावनाओं को धीरे धीरे मजबूत करने लगा। और जब ये चीजें मजबूत होने लगी तो जो लॉयल्टी थी राष्ट्र के प्रति, जो लॉयल्टी का मतलब यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि मतलब भारत की लॉयल्टी कम हो रही है। यहाँ लॉयल्टी का मतलब है कि जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर हमने नेशनल लेवल पर कुछ कमिटमेंट किए थे उनका ह्रास हो रहा है। जो आपने रिपोर्ट बताई वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई भारत के प्रति लॉयल्टी कम हो रही है। यहाँ लॉयल्टी डिक्लाइन का सीधा अर्थ है कि जिन मूल्यों के साथ हमारा आरंभिक दौर में कमिटमेंट था उन मूल्यों का क्षरण हुआ है। जहां हम छोटे छोटे संकीर्णताओं का परित्याग करके एक दिशा में बढ़ रहे थे वो चीजें अब विखंडित हो गई है।
अब हम क्षेत्र, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर इतने बटे हुए हैं कि हम एकरूपता की उस रूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे अंदर विकसित हुई थी। तो इसका उत्तर ये है, उसको भारत से न जोड़िए, आप प्रिंसिपल से जोड़िए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके देवांश दीक्षित, ओके। सर मेरा सवाल है। सर मेरा भी सवाल है सर। हाँ हाँ हेलो। पल्लवी पूछिए। हाँ सर, मेरा पूछिए। सवाल है कि सर जैसे इंदिरा युग था, उसके बाद से जो जिस तरीके से शक्ति का विभाजन हुआ, जी जी उसी प्रकार जो बताए थे सर कि जिसके अनुसार कि केंद्र राज्य और अपने यहाँ पंचायती राज भी है, तो उसके आधार पे क्या केंद्र, जिस तरीके से केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें बनी, उसके बाद विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जी। क्या उसी प्रकार अभी अपने अपने राज्य में, खासतौर पर बिहार राज्य में पंचायती चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो होता है उसमें भी अगर एक किसी विरोधी पार्टी की सत्ता हाथ में आती है या कोई भी तरह का उसी तरीके से विरोधाभास होता है, तो उसके समस्या के लिए क्या करना है, समाधान के लिए उस तरीके से क्या होना? देखिए, ये पंचायत का जो पूरा का पूरा मामला है, इसके पक्ष में तो शुरू में कोई था ही नहीं। अंबेडकर और नेहरू के आरंभिक डिबेट जब आप पढ़ेंगे तो जो गांधी जी का विजन था कि भाई जो स्ट्रक्चर अस्तित्व में आना चाहिए वो गांव से होके आना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने सीधे कहा कि ये तो संकीर्णताओं का अड्डा है, यहाँ राजनीति का अगर मोटिव फोर्स हम शुरू में डाल देंगे तो भारत बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो मेरा उत्तर यही है कि देखिए, संकीर्णता तो है, विखंडनवाद है, जाति धर्म पैसा और भ्रष्टाचार का खुला खेल तो पंचायत में ही देखने को मिलता है। तो अभी पंचायत में सही रूप से पंचायत को एक रूप लेने में या एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी का के एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में स्थापित होने में अभी एक बहुत लंबी दूरी हमको तय करनी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ आप देखिए गांव की संरचना आप देखिए, गांव में निरक्षर लोग हैं, गांव में बेरोजगार लोग हैं, गांव में ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जिनको लोकतंत्र, जिनको राजनीति और जिनको ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बेसिक आइडिया नहीं। तो इन महत्वपूर्ण पिलर्स के अभाव में हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो तृतीय स्तर है शासन का या लोकतंत्र का, वो सफल होगा। तो अभी इसको लंबी दूरी तय करनी हो, और ये केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, आप हर स्टेट में कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखेंगे, कहीं थोड़ी 19 होगी, कहीं थोड़ी 20 होगी, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। जी धन्यवाद सर। हाँ ओके ओके। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बताइए मोहित बाबू, बताइए। सर, इंडियन फेडरलिज्म is a holding together federation. बिल्कुल। So the question is that is this a boon for India or a curse? Because when we look at the state politics after independence in India, we see a kind of since Indian states has always had their cultural history, and nation has a cultural. Nation is more of a cultural concept than it's a political concept. So we see in India a number of mini nations which are part of Indian federation. So, and since India is a holding together federation, not a coming together federation. So my question is the contradiction and conflict that we see between central and state, and why we find this Indian federalism is always on the brink of, like, when we see that, when we look at as an outsider, as a spectator, we find that there is some sort of weakness. When we see American Federation, we don't see any kind of weaknesses there. The kind of weaknesses or the kind of forces that we saw in Khalistan movement or Nagaland or even in Tamil Nadu to an extent, when we see the South versus North debate. Okay, those kind of debates we see in India. What do you think is the reason for that? ओके ओके। देखिए मोहित जी, मैंने शुरू में एक कंपैरिजन भी दिया था कि भाई जो अन्य दुनिया के फेडरल कंट्रीज हैं और इंडिया है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो हमने ये बताया कि भाई देखिए, वहाँ होमोजिनिटी है, एक कल्चरल एक रूपता है वहाँ, इसलिए वहाँ जो फेडरलिज्म का एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट है वो इंडिया की तुलना में ज्यादा है। हमारे भारत का जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसमें अगर हम देखते हैं तो भारत में विभिन्नता, प्लूरलिस्टिक, डाइवर्सिटीज, कल्चरल आइडेंटिटी इतने ज्यादा हैं कि इसको पहले एक एक परिधि में बांधना ज्यादा जरूरी। इसीलिए हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग यूनियन ले आया गया कि सबसे पहले देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है।
उसके बाद फेडरलिज्म का जब डेवलपमेंट होगा तो यही आइडेंटिटी एक जो है एक रूपता के साथ विकसित होगी बिना किसी टेंशन। जब हम किसी लेट मी कंप्लीट मैडम, लेट मी कंप्लीट कि जब हम आइडेंटिटी को जब हम किसी देखिए दो कंडीशन, या तो हम किसी प्रोलिफरेटिव आइडेंटिटी को सप्रेस करते हैं, दैट विल क्रिएट ए कॉर्नर ऑफ टेंशन, और अगर किसी आइडेंटिटी को हम प्रोलिफरेट करने के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देते हैं, तो ये दोनों दो सिचुएशंस। और इंडिया में ये था कि संघीय व्यवस्था को अंगीकार करने के बाद जितने भी आइडेंटिटीज थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको उनके बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए, इसीलिए कि आरंभिक दौर में जो टेंशन के कॉर्नर्स हैं उसको खत्म किया जाए। उसके बाद हम फेडरलिज्म को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, और एक इसके प्रिंसिपल्स के साथ यूनियन स्तर पर लीडरशिप की कमिटमेंट की भी उम्मीद की गई थी, क्योंकि जब तक यूनियन स्तर का लीडर कमिट नहीं होगा इसके वैल्यूज के प्रति, तब तक फेडरलिज्म इंडिया में विकसित नहीं होगा। क्योंकि इंडिया में ऐसी तमाम संभावनाएं फैली हुई थी जिसके आधार पर देश कभी भी टूट सकता था। जैसे आपने खालिस्तान बताया, आपने ढेर सारे ऐसे मूवमेंट बताए, आपने नॉर्थ साउथ का डिबेट बताया, तो इन सभी चीजों को पहले एक बाइंडिंग फोर्स बन के बांधने के लिए फेडरलिज्म में एक मजबूत यूनियन के साथ इसको अंगीकार किया गया। और रही बात दूसरे देशों की, तो वहाँ होमोजेनिटी है, वहाँ एक कल्चरल यूनिफिकेशन है, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन इंडिया से ज्यादा बेहतर है। तो दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ ओके मोहित, ओके। पल्लवी सवाल पूछिए अपना। पल्लवी के सवाल थे जो हम लोगों ने मिस कर दिया। पल्लवी है वहाँ? जी सर, जी सर। सर मेरा पहला सवाल वही था कि जो लोकल गवर्नमेंट का इंक्लूजन होता है, वो एक किसी ने सवाल पूछ लिया। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर जब पावर शेयरिंग जो मतलब स्टेट और सेंटर में है, तो जो अरेंजमेंट होता है सर कितना आसान, मतलब जब कोई चेंजेस करना होता है कि अगर मतलब कोई नया राज्य का फॉर्मेशन होता है, या किसी भी कोई से जम्मू कश्मीर का हुआ कि यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो सर कितना आसान या फिर कठिन होता है एक फेडरल स्टेट के को मूल भावना उसकी रखने में, जब भी कोई चेंज होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है सर? देखिए पहला तो ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जैसे शुरू में बताया, देखिए ये सब एक कड़ियां हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो संघवाद का मॉडल अपनाया गया, उसमें संघ पहले बना और राज्यों को परिधि में स्थान दिया गया। इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो पावर हाउस जो है वो सेंटर के पास ही होना चाहिए। तो जो संवैधानिक प्रावधान आरंभ में किए गए, उसमें ये प्रावधान था कि संसद को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी राज्य की सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो उसमें राज्य की मूल भावना का कोई ध्यान नहीं रखा गया, सीधे सीधे पावर पार्लियामेंट को दे दिया गया, और इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता भी नहीं है, साधारण बहुमत से संसद ऐसा कर सकती है। यद्यपि इस संदर्भ में एक प्रस्ताव संसद राज्य को भेजेगी, लेकिन राज्य की इच्छा को या निर्णय को मानने के लिए वो बाध्य नहीं। लेकिन वर्तमान स्थिति में मेरा अपना मानना है, जैसे संघवाद के एक स्कॉलर के रूप में मेरा यह मानना है कि इस तरह की चीज में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि राज्य के अपने कुछ एथिक्स है जो सेंटर जरूरी नहीं है कि पूरी तरह इसको समझ पाए। तो अगर किसी राज्य के सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यूनियन और स्टेट दोनों को एक टेबल डायलॉग करना चाहिए और उन विषयों पर विचार करना चाहिए जिसके आधार पर ये सब चीजें की जानी। कि राज्य सहमत है क्या, मतलब इसको बिल्कुल तर्कसंगत आधार पर इसका पटाक्षेप करना चाहिए, न कि केवल एक साधारण बहुमत निकाल के आप किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करें। हो सकता है कालांतर में कि कोई ऐसी सरकार आ जाए जो अपने फायदे के लिए इस चीज का प्रयोग करना शुरू कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यों के क्या अधिकार होंगे, ये तो बिल्कुल भविष्य का सवाल है। लेकिन मेरा वर्तमान में मानना है कि इस तरह के प्रावधान को प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर कोई यूनियन लेवल का लीडरशिप उतारता है, तो उससे पहले उसको चाहिए कि जिस राज्य के संदर्भ में काम करना है उसको उसके साथ एक टेबल पर बैठे और पर्याप्त विचार विमर्श करने के उपरांत ही कोई निर्णय तक पहुंचे। ये मेरा अपना मानना है। पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ अर्चना बताइए।
सर जैसे कि भारत में आपने कहा कि प्योर फेडरल सिस्टम है, लेकिन और ऐसा है भी कि हम अपने संविधान को देखते हैं तो संघात्मकता कम दिखाई दिखती है और एकात्मकता की झलक ज़्यादा है। और आपने बहुत से आर्टिकल बताया जैसे 249 से 253 तक का। लेकिन सर सवाल ये है कि हम फेडरल सिस्टम की जगह पे क्वासी फेडरल सिस्टम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों की पर ज़्यादा हावी है। ठीक है अर्चना, आपका सवाल बढ़िया है कि हम इसको फेडरल की जगह क्वासी फेडरल क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कोई जब शब्दावली शुरू में हम लेते हैं तो हम उस शब्द के साथ ही बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमने जो फेडरल मॉडल लिया है वो आइडियल नहीं, और मेरा अपना मानना है कि कोई भी आइडियल नहीं, क्योंकि प्रत्येक देश ने अपने यहाँ जो भी शासन प्रणाली अंगीकार की है वो अपने देश की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल अंगीकार की है। अगर हमारे फेडरल सिस्टम में यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि फेडरल के साथ साथ ये यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए ज्यादा जरूरी, इसीलिए रखा गया है। और जितने भी संविधानविद हैं उनका भी ये मानना है कि धीरे धीरे जैसे ही चीजें बदलेंगी तो धीरे धीरे करके जो यूनिटरी पैटर्न है वो धीरे धीरे वाश आउट हो जाएगा। जैसे आप देखिए पहले के समय में जितना आसानी से अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो जाता था इंदिरा के टाइम में या बाकी समय में, उतना आज के समय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो टेंडेंसी थी कि तुरंत तुरंत आर्टिकल 356 अप्लाई आप कर देते थे, तो वो चीज अब खत्म हो रही है। शुरू में होता क्या था कि भाई जब केंद्र स्तर पर मौजूद सरकार होती थी और वो फेडरल प्रिंसिपल के प्रति कमिटेड नहीं होती थी तो राज्यपाल का भरपूर इस्तेमाल करती थी। राज्यपाल सिंपली एक लेटर पैड पर लिख देता था कि भाई यहाँ संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से शासन का संचालन करना संभव नहीं है, और राष्ट्रपति शासन रातों रात लागू हो जाता था। तो मेरा कहना यही है कि भाई वैसी फेडरल लक्षण तो हैं इसके, लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय संघवाद के मूल रूप के आसपास खड़ा करती हैं। इसीलिए आपका सवाल गलत नहीं है, वैसी फेडरल शब्द भी सही है, लेकिन मेरा मानना है कि हम संघवाद के ज्यादा नजदीक खड़े हैं, तो वो भी एक वेल सूटेड टर्मोलॉजी है मेरे हम लोगों के लिए। सर आपने जैसे कि इसमें बताया था। हाँ अर्चना कंप्लीट कर ली, बोलिए। सर आपने जैसे बताया था कि संघवाद के लक्षण में 3 सूची, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची। तो सर समवर्ती सूची में केंद्र की प्रभुसत्ता ज्यादा हमें दिखाई देती है, तो ये तो संघवाद के लक्षण में शामिल नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल मैंने बताया शुरू में कि भाई फेडरल के साथ साथ यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे हैं, और ढेर सारे पॉइंट पर है, जैसे गवर्नर का पोस्ट मैंने बताया, आर्टिकल्स मैंने बताया, इस तरह के हैं। लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ हमारी संघीय व्यवस्था आगे बढ़ रही है, और ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले समय में जरूर देश एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहां यूनिटरी के जो डिस्टर्बिंग आर्टिकल्स हैं, जो डिस्टर्बिंग टेंडेंसी है, वो फेड आउट हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ आंचल बताइए। सर working of central agencies is sometimes questioned and it is said that it's a danger on Indian federal। सहमत हूँ कि जो सेंट्रल एजेंसीज है वो एक टर्मोइल एजेंट के रूप में काम कर रही है। देखिए कोई भी अगर संस्था या एजेंसी बनती है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स और लिखित नियमावली होती है जिसके आधार पर उसकी वर्केबिलिटी डिसाइड होती है। और होता क्या है कि अक्सर एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ FBI जैसी कोई एजेंसी नहीं, हमारे यहाँ जो भी एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही काम करती हैं, और केंद्र सरकार उसके अपने मैनुअल के हिसाब से कम और अपने मैनुअल या राजनीतिक फायदे के हिसाब से ज्यादा शुल्क करती है। इसका उदाहरण आप हर जगह देख सकते हैं, और ज्वलंत उदाहरण आप बंगाल में देख सकते हैं। भाई मान लीजिए CBI है या ED है या इस तरह की संस्थाएं हैं, इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज हैं जिसका काम यह है कि भ्रष्टाचार को रोकथाम करना या इस तरह की जो भी चीजें हैं उसको चेकआउट करना। लेकिन होता क्या है कि पहले 2016 में आप देखिए कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, शारदा चिट फंड या अन्य मुद्दे में ढेर सारा इनका नाम आया, इन्वॉल्व थे, तो उस समय सेंट्रल एजेंसीज ने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी बीच की स्थिति में सेंट्रल एजेंसीज का इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि इन लोगों ने भाग भाग के जेल जाने की बजाय बीजेपी में ज्वाइन कर। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सेंट्रल एजेंसी से जिनका जो दायित्व है या जिसकी नियमावली जिस तरह की विधि विधान का प्रावधान करती है उसके अनुरूप अगर काम करे तब तो ठीक है।
अगर टर्मोइल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के संदर्भ में काम करने लगेंगी तो निसंदेह संघीय ढांचों में राज्य के ऊपर एक प्रहार माना जाएगा और ये बिल्कुल संघीय प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो ये बिल्कुल आंचल सिंह, ये बिल्कुल आपका ठीक कमेंट है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको अपने नियमावली, अपने मैनुअल के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए करना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ रवि बताइए। सर मेरा क्वेश्चन सहकारी संघवाद से रिलेटेड है। बताइए। वर्तमान सरकार जो है वो सहकारी संघवाद पर प्रमुखता से जोर दे रही है। फिर भी जब भी संघ और राज्यों के बीच जो विरोधाभास है, क्या संघ में जब इस तरीके से मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है तो क्या वो सहकारी संघवाद की भूमिका को पूर्ण तरीके से निर्वहन कर पा रही है, या उसमें क्या आवश्यकता है कि वो भूमिका को पूर्ण रूप से निर्वाहित कर सके? ठीक है रवि, और कोई सवाल है रवि या बस इतने का ही उत्तर दूं मैं? जी सर। देखिए रवि, जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने नीति आयोग बनाया था, याद है? प्लानिंग कमीशन को मॉडिफाई करके नीति आयोग बनाया है ना? तो उस समय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण है, आप सुनिएगा मौका मिलेगा, उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि संघ और राज्य एक ही टेबल पर बैठ के चीजों को आगे ले। तो ये बड़ी प्रशंसा उस समय हुई थी कि कम से कम एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो फेडरल प्रिंसिपल्स में सेंटर ओरिएंटेशन की बजाय स्टेट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। उस समय बड़ी प्रशंसा हुई थी। तो निर्भर ये करता है कि केंद्र का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों और संघवाद के मूल्यों को लेकर कितना समर्पित है कि संघीय ढांचा और देश इसी परिस्थिति में विकसित हो सकता है जब केंद्रीय नेतृत्व और राज्य दोनों मिलकर आगे बढ़े। तब तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो पूरा उद्देश्य है वो तो बिल्कुल सफल हो जाएगा। लेकिन अगर केंद्र ये सोचने लगे कि हम राज्यों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, उसकी पॉलिटिकल मशीनरी को प्रभावित करेंगे या ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे कि राज्य इसी में उलझा रहा है, तो उस परिस्थिति में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो विजन है वो फेड होने लगेगा, फिर वो कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि संघ और राज्य इन दोनों टीयर्स को मिलके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके प्रति कमिटमेंट दिखाएं और राज्यों को बिल्कुल आगे लेके आए। क्योंकि जब चीजें स्टेट ओरिएंटेड होंगी तो न केवल स्टेट की समस्या बड़े स्तर पर प्रकट होगी और रिजॉल्व होगी, बल्कि राज्यों को ऐसे मौके भी मिलेंगे जिसमें वो बढ़ेंगे। देखिए, केंद्र जैसी कोई चीज है नहीं, सही मानिए, केंद्र जैसी चीज कोई नहीं, सारा का सारा राज्यों के ऊपर ही निर्भर करता है। केंद्र कोई भी बड़ी योजना बनाए, अगर राज्य उसको क्रियान्वयन करने में अगर तत्परता नहीं दिखाएंगे तो पॉलिसी फेल कर जाएगी। इसीलिए मेरा मानना यह है कि एक अच्छा फेडरल मॉडल तभी अस्तित्व में आ सकता है जब उसके यूनिट्स मजबूत हों। जैसे आप एक माला देखते हैं ना, माला में जितने मजबूती से मोती जुड़े होंगे उतना ही माला मजबूत होगा। तो राज्य जितने हमारे फेडरल सिस्टम में मजबूत होंगे उतना ही हमारा देश विकसित होगा, उतना ही फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होगा और आगे डेवलप करेगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि अभी हमारे इस ग्रुप में कुछ और भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हम चाहते हैं कि वो अपनी कमेंट्रीज भी दें, ताकि जो चीज़ें हैं और हम उसको वाइडन रूप में देखें। जैसे हमारे साथ डॉक्टर सुशील दुबे जी हैं, डॉक्टर अविनाश मिश्रा हैं, विकास शुक्ला जी हैं, मेघा हैं। तो मैं वन बाय वन उनको भी आमंत्रित करूंगा ताकि वो भी अपनी कुछ कमेंट्रीज देके इस विषय वस्तु को और वाइडन करें। और उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वैसी फेडरल वाली जो मसला थी कि हम डॉक्यूमेंट और सिस्टम इन दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है और जो उसका इम्प्लीकेशन है उसको अलग से देखने की आवश्यकता है, और इसीलिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग पेपर्स जो हैं वो पढ़ाए जाते रहे विश्वविद्यालयों में। या दूसरी तरीके से हम इसको देखें कि क्या अगर कभी कोई एक विद्यार्थी किसी कक्षा में असफल हो जाए तो उसका नामांकन वापस करके उसे घर भेज दिया जाए या उसे दूसरा मौका दिया जाए? निश्चित तौर से उसे दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। तो भारतीय संघवाद भी उसी प्रकार से निरंतर एक प्रवाह की दिशा में है जो हमेशा प्रगतिशील है, कुछ बदलाव है, क्योंकि लाइनियर वे में कोई चीज नहीं घटित होती। राजनीति के विषय वस्तु है, यह हमेशा जिग जैग की तरह से है, कभी अप्स कभी डाउन्स होते रहते हैं।
फिर भी एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। नीति आयोग निश्चित तौर से इस दिशा में एक सकारात्मक पहल थी। अब नीति आयोग को अभी डिस्कस किया जाना है, अभी उस पर अध्ययन किया जाना है कि यह किस दिशा में जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम बिल्कुल नगण्य है या सिर्फ नकारात्मकता है, यह आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में अब्दुल कैस जी भी हैं, निश्चित तौर से वो उस पर और आगे प्रकाश डालेंगे। खैर, मैं अपनी बात को रखते हुए मैं चाहूँगा कि सुशील दुबे जी निश्चित तौर से कुछ अपनी कमेंट्रीज दें इस विषय वस्तु पे। दुबे जी नहीं है क्या? हेलो, आ रही है? हाँ हाँ दुबे जी, आवाज हमारी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। सबसे पहले कैस को बधाई और धन्यवाद, दोनों बहुत अच्छा बोला उन्होंने और रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे रहे। सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि एक आध चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब फेडरल सिस्टम के बारे में हो। एक तो संघवादी व्यवस्था जो है अपनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिहाज से अच्छी है और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग्स है वो तो अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा और कैसे उसका जवाब दे दिया कि वास्तव में जो इसका एप्लीकेशन है वो अंततः इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र में रहने वाली सरकारें हैं या राज्य सरकारें हैं, इनके बीच किस प्रकार का समन्वय हो पाता है और इस समन्वय के लिए उनकी कोशिशें कैसी। आप देखेंगे कि शुरू में जवाहरलाल नेहरू से उनकी सरकार थी तो सामान्यतया माना जाता है कि फेडरल सिस्टम अच्छा काम कर रहा था। उसको भी अच्छा किस तरीके से कहा जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेशों में जिस तरीके सरकारें थी वो सब कांग्रेस की सरकारें थी और उसमें काम करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो अपने राज्य की जो बुनियादी समस्याएं थी उनको भी लेके वो किस प्रकार से केंद्र की सरकार के समक्ष सौदेबाजी कर पाते, उनकी क्षमता संदिग्ध रही होगी। नेहरू का ऐसा व्यक्तित्व था। तो एक तरीका ये है कि आप भाई मान लीजिए कि एक ही पार्टी की सरकार है तो उसका मुख्यमंत्री उसके सामने क्या बोलेगा। दूसरा, आज का दौर है जब बहुत सारे प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हो गई तो किस तरीके से उसके रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल जो सेटिंग है उसके हिसाब से कुछ व्यवहार है। और फेडरल सिस्टम में जो सबसे मुझे पढ़ते हुए भी और समझते हुए लगता है, जो गवर्नर की स्थिति है ये बड़ी ही संदिग्ध वाली है और इसका अब तक का इस्तेमाल इरेस्पेक्टिव की केंद्र में किसकी सरकार रही है एजेंट की तरह ही होता है। सत्य ये है कि जो संवैधानिक पोजीशन है इस पद की उसका हमेशा क्षरण हुआ है। राज्यपाल को आप देखिए तो निर्वाचन के संदर्भ में राष्ट्रपति की कोई तुलना नहीं है उससे। राष्ट्रपति का एक खास तरीके से निर्वाचन होता है, लेकिन आप यदि शक्ति देखें, पावर देखें तो राष्ट्रपति की तुलना में बहुत ही ज्यादा पावर है। और हमेशा ही राज्यपाल यदि विरोधी पक्ष की सरकार है तो उसका गलत ही इस्तेमाल करते रहेंगे। कोई इस तरीके से इसके ऊपर बहुत सारे आयोग की रिपोर्ट भी है, लेकिन इस संदर्भ में कुछ हो नहीं पाया है। इन सारी चीजों का यदि समन्वय हो पाए तो मुझे लगता है कि संघवादी व्यवस्था ठीक से काम कर पाएगी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद दुबे जी। निश्चित तौर से जब हम लोग इसको और आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे आयाम जो है वो खुलते हैं जिस पे बच्चे हमारे सोच सकते हैं। जो की टर्म्स निकल के आते हैं वो उनके दृष्टिकोण को और व्यापक करेंगे। तो इसी कड़ी में अविनाश मिश्रा, सुशील दुबे, मेघा, अगर ये लोग भी कोई अपना कमेंट देना चाहते हैं, कुछ कमेंट्री करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से वो आमंत्रित हैं। सर मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि हमारी जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पे बहुत बड़ी खाई है।
और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था वास्तविक मायने में राजनीतिक दल ही उसे दिशा निर्देश देते हैं, पर हमारे नेताओं की जो आप नियत कह सकते हैं वही हमारी संघात्मक व्यवस्था को सफल और विफल करते हैं। और यह अविनाश जी, नियत कितनी अच्छी होती है, हाँ, यह नेतृत्व पर निर्भर करता है, जैसा कि हम देखते हैं। थैंक यू मेघा जी। मुझे लगता है अविनाश भैया भी हैं ऑन द लाइन, आई थिंक। जी पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद, कैश जी को भी धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बड़े भाई, समग्र रूप धन्यवाद धन्यवाद। का है लेकिन मेरा एक विचार है कि चाहे केंद्र की भूमिका हो या राज्य की भूमिका हो, क्या राजनीतिक दल की मंशा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह राजनीतिक दल कोई भी हो। राजनीतिक दल इसमें कैश भाई बोलेंगे आपके बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूंगा। जो राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है वो तो सहकारी संघवाद की बात करता ही है, और जो सत्ताधारी है वो भी जब विपक्ष में रहता है तो वो भी सहकारी संघवाद की बात करता है, लेकिन जैसे ही वह केंद्र में आता है तो फिर वह सहकारी संघवाद की बात को ही भूल जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो दिल्ली में हुआ है केजरीवाल की सरकार के साथ, वो भी देखा जाए तो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन क्या इस पर किसी राजनीतिक दल ने विरोध उस तरह से नहीं किया। केजरीवाल के साथ हो रहा है तो केवल वही विरोध करे। यदि दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है तो क्या वह विरोध नहीं करे। ओके, आई थिंक एक और लोग हैं हमारे साथ, विकास शुक्ला, तो हम उनका भी टेक ले लें, उसके बाद फाइनली डॉक्टर अब्दुल कैश जी उसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ समापन की ओर ले जाएंगे। तो विकास, कुछ कहना चाहते हैं आप? विकास आप हैं? आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ बताइए। बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले कैश जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो उन्होंने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया है, और उसके उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस भी बताए हैं, और उसके उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए कि कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक अपनी बात रखना चाहता हूँ कि एक पूरा जो एक फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट रहा है, जिसपे हम ये बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हम उसको वेस्टर्न मॉडल के बाद कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहता हूं मैं। एक कंडीशन ये है कि एक डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन का इशू आता है, और जब डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन का जब मसला आता है ना, तो उसमें एक क्या होता है ना कि सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर को सब्सटेंटिविटी प्रोवाइड करने में एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ हो या फिर किसी वेस्टर्न स्टेट्स में हो कि जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या करता है कि उसकी एक नेचुरल या एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है कि वो जो कमजोर है या जो जिसके पास पावर्स कम है उसको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और उसको अपने एक हेजेमोनिक नेचर को मतलब परसू करने की कोशिश करता है। तो ये एक बात होती है उसमें कि सेंटर जो है ना वो एक डोमिनेशन की कंडीशन में आता है और सबऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है स्टेट्स को। तो ये एक सिचुएशन है, या उसको हम एक बैरियर कह सकते हैं एक हेल्दी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, या एक हेल्दी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक इंक्लूसिव तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि स्टेट एंड आप कह सकते हैं या सेंटर और स्टेट के में टू वे प्रोसेस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी होती है कि कभी स्टेट रिजिड हो जाता है किसी भी बात को लेकर, कभी सेंटर उसको लेकर रिजिड हो जाता है। तो जब दोनों ही इस तरीके की रिजिडनेस दिखाते हैं तो फिर सोल्यूशन नहीं निकलता है उसका, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से या एक सब्सटेंटिव तरीके से फंक्शनिंग कराने के लिए जरूरी है कि
सेंटर और स्टेट में टू वे प्रोसेस हो और वो इंक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, उसको आप मतलब एक तरीके से आप अगर रिजिड एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे तो वो इजी नहीं होगा, और खास करके इंडियन फेनोमेना में अगर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस बारे में कि हम रिजिड हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे सामने हेलो। हाँ हाँ शुक्ला बताओ। हेलो। हाँ आ रही है, अब आ रही है आवाज। Am I audible? Am I audible? हाँ विकास बोलिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जरूरी है इस बात को कि सब्सटेंस, हाँ जी ओके ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू है वाइस की वजह से। तो मेरा कहना है कि अगर इंक्लूसिव तरीके से हमको इंक्लूसिव तरीके से काम करने की जरूरत है, और उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में रिजिडनेस जैसा कुछ अगर आता है तो वो हमारे एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर की तरह काम करने लगता है। और देखिए मेरा ये मानना है, या मेरा हो सकता है कि गलत भी हो, कि अभी भी हमारा जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो एक नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। जैसे कि जब हम आजाद हुए तब से ये प्रोसेस शुरू हुआ, और अभी भी हम उस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो हमारे सामने चैलेंजेस जो है ना वो मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल चैलेंजेस अगर हैं हमारे सामने, तो अब इस फेडरल या यूनियन में जिस समय हम रह रहे हैं, तो जरूरी इस बात को है कि दोनों तरफ से जो है ना एक कोऑपरेटिव, जिसकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी कैश ने बहुत डिटेल बताया, अविनाश भैया ने भी उसके ऊपर बताया, और दुबे जी ने भी उसके ऊपर बोला। तो कहने का मतलब ये है कि एक टू वे प्रोसेस होना चाहिए, और एक हेजेमोनिक नेचर को, सेंटर को भी छोड़ना चाहिए कि वो स्टेट्स के ऊपर एक डोमिनेशन एस्टेब्लिश करे, अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कह सकते हैं ड्यूटी, स्टेट की भी, सेंटर की भी है कि वो इस नेचर को छोड़े। चाहे वो फिर आप स्टेट के बारे में बात करें, कुछ राज्यों की भी स्थिति ऐसी है कि वो आप किसी सेंटर के किसी बात को नहीं मानेंगे, सीधा डिनायल मोड में चले जाते हैं। तो ये एक जरूरी है कि हमें टू वे प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन एक कंक्लूजन रिमार्क में मैं ये बात कह सकता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सेंटर का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सेंटर का एक हेजेमोनिक नेचर होना जरूरी है। स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन हेजेमोनिक नेचर होना जरूरी नहीं है। मेरा बस इतना ही इस पे इनपुट है, बाकी कैश ने अब उसको एलेबोरेट किया है डिटेल में, मुझे लगता है कि उस पे ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। अब नाउ ऑन द फाइनल टेक ऑफ द स्पीकर डॉक्टर अब्दुल कैस, वो सारी चीजों को एसिमुलेट करते हुए अपनी बात रखेंगे। देखिए, इसमें एक अविनाश भैया की बात को मैं पहले लेता हूँ कि खैर दुबे जी ने तो बढ़िया बताया, सारा कुछ गवर्नर के रोल के ऊपर बताया, उसके ऊपर हम लोगों ने काफी डिस्कस किया गवर्नर के रोल के ऊपर, कि भाई आज की स्थिति में भी पहले वाली ही स्थिति है कि गवर्नर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में ही काम करता है। यद्यपि कि डिस्क्रिशनरी पावर के मामले में गवर्नर का जो पावर है वो ज्यादा विस्तृत है, लेकिन वो हमेशा स्टेट के पॉलिटिकल प्रोसेस में एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो ये एक सर्वमान्य तथ्य है। लेकिन विभिन्न कमिटीज ने, मैंने उसका भी उल्लेख किया कि राज्यपाल की एक परिधि खींची है, लेकिन बिहेवियरल ग्राउंड पर इसको कितना पालन किया जाता है ये आज का मुद्दा है। एक अविनाश भैया के बात को मैं लेता हूँ कि जिस प्रकार का संशोधन अभी दिल्ली के मामले में देखा गया, तो देखिए संविधान कि जब हम उद्देशिका पढ़ते हैं तो उद्देशिका की शुरुआत ही होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, और खत्म भी इन्हीं बातों से होती है कि हमने खुद अपने लिए अपने प्रति समर्पित किया है। तो संविधान के प्रावधानों के प्रति कर्तव्य निष्ठा या कमिटमेंट हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी, और साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये सबकी जिम्मेदारी है कि उस संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पित रहे, कमिटेड रहे। तो अगर दिल्ली के मुद्दे पर कोई इस तरह की बात हुई तो पूरे देश के मुख्यमंत्री या जो भी प्रतिनिधि हैं, सबका कमेंट इसके ऊपर आना चाहिए था कि भाई इस तरह की चीज गैर संवैधानिक, ये किसी राज्य के आंतरिक मामले में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनावश्यक हस्तक्षेप है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी मिनिस्टर ने इस मामले में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये साफ दिखाता है कि संविधान के मूल्यों के प्रति, संविधान के प्रावधानों के प्रति उनका कमिटमेंट नहीं। दूसरा मैं लेता हूं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
कि भाई सत्ता में आते हैं तो नहीं बात करते हैं, और सत्ता से बाहर रहते हैं तो बात करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब कमिटमेंट के ऊपर है कि अगर हम सत्ता से बाहर हैं और हम सहयोगी संघवाद की वकालत करते हैं या बात करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम पावर में हो तो अपनी इसी वैचारिकी के साथ आगे बढ़ें और इसी को कार्य व्यवहार में लागू करें। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो सीधे सीधे ये बात होगी कि भाई हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये सब सारी चीजें कर रहे थे। हमको सहयोगी संघवाद के वैल्यूज में कोई मेरा कमिटमेंट नहीं है, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। विपक्ष में बोलने का सबसे बड़ा कारण था कि मैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साध रहा था, ये चीज है। और देखिए विकास जी ने कहा कि भाई हेजेमनी नहीं होना चाहिए, भाई बिल्कुल ठीक है, हेजेमनी नहीं होना चाहिए। और जो संघवाद का मॉडल हमारे यहाँ अपनाया गया है तो उसमें सबसे पहले हमारी भारत की पृष्ठभूमि को ही देखा गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में भारत के सोशल कॉन्टेक्स्ट पर बहुत चर्चा हुई। के मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, रे साहब, तमाम ऐसे विद्वान मिलेंगे जिन्होंने काफी चर्चा की। उसके बाद संघवाद को अपनाया। तो संघवाद के लक्षण में रिजिडिटी ना हो के अल्ट्रा लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो, जहाँ प्लूरलिज्म हो, जहाँ डाइवर्सिटीज हो, जहाँ समाज की संरचना इतनी जटिल हो, वहां हम रिजिडिटी को लेकर चलेंगे तो हम तुरंत फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ जो संघवाद का मॉडल है अल्ट्रा फ्लेक्सिबल है। यद्यपि कि विभिन्न स्तर की सरकारें कार्य व्यवहार में रिजिडिटी का प्रयोग करती हैं, ये भी उतना ही सत्य। तो भाई ठीक है, टू वे प्रोसेस का इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि भाई दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रपोजल राज्य के विकास को लेकर अगर जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको उसके प्रपोजल पर ध्यान दे, उसका पटाक्ष प्रयास करे। मैंने पहले भी बताया कि ये बिल्कुल माला गार्लैंड जैसी स्थिति है कि मोतियां जितनी ही मजबूती से एक दूसरे से जुड़ी होंगी उतना ही संघ मजबूत होगा, है ना। क्योंकि हम दुर्बल राज्यों का मजबूत संघ कभी नहीं बना सकते। जब भी हम संघ बनाएंगे तो मजबूत राज्यों का मजबूत संघ होगा। कमजोर राज्यों से मजबूत संघ की नहीं कर सकते, कोशिश ही नहीं कर सकते। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अ, अपने व्याख्यान को कंक्लूड करता हूं और सभी लोगों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, मुख्य रूप से रजनीकांत पांडे जी का, कि जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सभी के लिए उपलब्ध कराया, जिसमें हम विमर्श कर सकते हैं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने ज्ञान को और परिष्कृत और सुधार सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कैश जी। लेकिन एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि सर एक आखिरी सवाल पूछ ले, तो मैं कहता हूँ कि उसके एक सवाल को भी ले ही लिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ तो देवांश पूछिए, आप अपनी सवाल को पूछिए। सर असल में मेरे दो सवाल हैं। पहला तो सवाल ये है कि जैसे हम लोग अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं तब तो ये पता चलता है कि इंडिया में एक मिलिट्री बायस है, लेकिन अगर उसी सिस्टम को हम लोग फाइनेंशियली भी देखते हैं तो ये पाया जाता है कि जो स्टेट्स हैं वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर अपने फाइनेंसिस के लिए, चाहे वो ग्रांट्स के माध्यम से हो या एड्स के माध्यम से हो। तो सर इस एस्पेक्ट में हम लोगों को कैसे रिफॉर्म इनिशिएट करना चाहिए कि स्टेट्स जो है वो मोर एंड मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई मतलब रखेगी नहीं अगर उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा जाए। और सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे विकास सर ने अभी बात करी है कि इंडिया इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, but I want to know that what is the ideal stage of nation building and what is the ideal stage of nation that we conquer। क्योंकि एक तरफ हम लोग देखते हैं कि हॉब्सबॉर्न और एंडरसन का इमेजिन कम्युनिटीज है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लाल बाल पाल का नेशनलिज्म है जो इंडिया को एक अलग ही स्तर पर रखता है। तो सर आई एम कंफ्यूज दैट व्हाट इज दैट आइडियल स्टेज ऑफ नेशनलिज्म कि हम लोग वहां जा रहे हैं। ठीक है ठीक है देवांश, पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि जैसे जो जो टैक्स बैंड्स हैं, तो टैक्स बैंड्स जो हैं स्टेट की सेंटर की तुलना में काफी कम है और एक सर्वे में ये है
हेलो, कैसी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो टैक्स बैंड्स हैं स्टेट के, तो स्टेट अपने टोटल खर्चे के 42% राशि ही अपने टोटल टैक्स बैंड से जुटा पाता है, और बाकी एक्सपेंडिचर्स के जो भी फिगर्स हैं उसके लिए वो केंद्र पर निर्भर करता है। इसका कारण ये है कि जो मेजर टैक्स एरियाज है वो सेंटर अपने पास रखे हुए हैं, और जो छोटे एरियाज उसमें स्टेट काम करता है। तो देन इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू इनहांस द टैक्स बैंड ऑफ द स्टेट्स, कि जब तक स्टेट के टैक्स बैंड को आप लंबा नहीं करेंगे, आप विस्तृत नहीं करेंगे, तब तक स्टेट जो है सही मायने में फाइनेंशियली अपने पैर पर खड़े नहीं होंगे। और उस कंडीशन में अगर ऐसा नहीं होगा तो हाफ डिपेंडेंसी की कंडीशन होगी। कोई भी इनिशिएटिव लेना होगा फाइनेंशियली तो स्टेट हमेशा यूनियन की तरफ देखेगा, और उस कंडीशन में यूनियन अपनी हेजेमनी स्टेट पर अप्लाई करेगी। जो उसके समर्थित सरकारें होंगी, उसकी पार्टी की सरकारें होंगी, उस पर तो बिल्कुल सिंपैथी दिखाएगा, ग्रांट और सारी चीजें ऐड करेगा। और लेकिन जो बाकी गैर सरकारें होंगी उनके ऊपर जो है वो हेजेमनी अप्लाई करेगा और लेट करेगा, और इस कंडीशन में स्टेट का विकास जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो टैक्स बैंड्स स्टेट्स के हैं उसको इनहांस करने की जरूरत है, ताकि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट अपने आप को मजबूत करें, यूनियन पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो, और दोनों मिलकर सार्थक तरीके से आगे बढ़े। ये पहले सवाल का आपका जवाब है। दूसरा है आपका नेशन बिल्डिंग का। तो नेशन बिल्डिंग एक स्टैटिक एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन इसका मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है या एंड पॉइंट क्या है, इसके बारे में तो बताना मुश्किल है, क्योंकि हमारे भारत की जटिलताएं अपनी इतनी ज्यादा हैं कि अभी भी हम एक समरूपी लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम ये कह सकें कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर आज के डेट में टेंशन फ्री है या लेस टेंशन की स्टेट में आ गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि हर तरफ कुछ न कुछ ऐसा विवाद चलता ही रहता है जिसमें संघ राज्य या राज्य और राज्य उलझे रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये कहना कि इसका मुख्य बिंदु नेशन बिल्डिंग का क्या एंडरसन वाली स्टेट में जाएगा या फिर लाल बाल पाल का नेशनलिज्म में जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हमको ऐसे वैल्यूज को इनपुट करना हो या इनपुट वैल्यू को इन्हांस करना हो, ताकि हम लोग एक सफल, सशक्त और सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना कर पाए, जहां हमारे यहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा हो, लोगों का जो नेशनल कॉन्शसनेस का लेवल हो वो ज्यादा हो, और जो कमांड पॉलिटी है, जैसा कि रुडोल्फ ने कहा, उसको हम डिमांड पॉलिटी में बदल पाए तो और ज्यादा बेहतर कंडीशन में हम हो सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कैश जी, और ऑन बिहाफ ऑफ दिस ग्रुप मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि निश्चित तौर से आपने आज जो फेडरलिज्म की अवधारणा है उसको बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बड़े ही सागर्भित तरीके से और इतनी आसान भाषा में, जो बच्चों के बिल्कुल जेहन में गई होगी, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे देखा जाना है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या है, महत्वपूर्ण ये भी है कि किसी विषय वस्तु को कैसे देखे जाना है, कैसे देखना है। तो ये आपने बिल्कुल रखा है इस बात को। और हम लगातार और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स कराते रहेंगे इसी तरीके के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो डिस्कशन होते हैं इसमें, उससे कई आयाम जो हैं, जो छुपे होते हैं, जो किताबों में नहीं होते हैं, वो आयाम उभर के आते हैं। तो वो एक नई तरीके से एक नया डायमेंशन मिलता है, एक नया स्पेस क्रिएट होता है कि आप वहां भी सोच सकते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपका होना हमारे साथ निश्चित तौर से हमारे लिए बड़े ही लाभ का विषय वस्तु है, और हम इसे सतत रूप से लगातार कुछ न कुछ इसमें नवीनताओं के साथ हम और परिष्कृत होते जाएंगे। हमने भी प्रारंभ किया है इसे, धीरे धीरे और परिष्कृत होता जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया और सब ज्ञानवर्धन किया। तो इसी के साथ मैं अब इस आज के डिस्कशन को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। Okay. Thank you to all. Thank you so much to all. Thank you, sir. Thank you, sir.